हर देश का अपना संविधान होता है। उस संविधान के अनुसार ही देश का स्वरूप तय होता है। खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों का संविधान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बस लोकतांत्रिक देशों का ही संविधान हो। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी उस देश में भी संविधान है। कहने का मतलब संविधान वह नियम है जिसके द्वारा किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यह वह दस्तावेज है जिसके आधार पर देश के नागरिक जो होते हैं अपने सपनों अपनी रुचियों के अनुसार अपने देश को बनाते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी नेपाल की देख लेते हैं। नेपाल में 1990 में हुए संघर्षों के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। कहाँ? नेपाल में। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 12 साल तक चली। जो 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में, वो कितने साल तक चली? 12 साल तक। और 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर शासन के कुछ कार्यों को संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की सहायता से कई कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। कौन ले लिए? राजा ज्ञानेन्द्र सिंह। किसकी सहायता से? सेना की सहायता से। 2005 में शासन की बागडोर संभाल ली और कुछ कार्यों को हाथों में लिए थे सेना की सहायता से। अब 2005 में पूरी शासन व्यवस्था राजा अपने हाथों में ले लेते हैं। और इसके पहले कौन सी सरकार थी? यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी। नवंबर 2005 में माओवादियों ने दूसरे राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन किए? माओवादियों ने दूसरे राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए माओवादी। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन की आशा नजर आ रही थी। जो माओवादी समझौता किए उसमें आम नागरिकों को लोकतंत्र की आशा नजर आ रही थी कि फिर से लोकतंत्र नेपाल में लागू होगा और फिर से हमें वो अमन चैन बहाल किया जाएगा जो पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में था। 2006 में राजा को तीसरी संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर देना पड़ा। कब? 2006 में राजा जो थे ज्ञानेन्द्र, उनको तीसरी संसद यानी कि संसद का शासन जो था उसको फिर से वापस लाना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम सरकार बनाया, यानी कि जो नेपाल के राजनीतिक पार्टियों के लोग थे वो मिलकर सरकार बनाए और उसी सरकार और उसके अनुसार शासन चलाया। जो अंतरिम सरकार बनी वो अपने में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। शुरू में इस का उद्देश्य भारत में होने वाली क्रांतियों को रोकना था और ब्रिटिश सरकार के शासन को बनाए रखना था, लेकिन बाद में चल के इसके सदस्य जो थे वो राष्ट्रवादी हो गए और यह एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। इस संस्था के माध्यम से भारतीय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे और इसी मांगों के क्रम में हम लोग देखते हैं यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा बनाने की मांग की। कब की? 1934 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मांग और तीव्र हो गई। भारतीय संविधान सभा बनाने की जो मांग थी 1939 से 1945 तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान और तेज हो गई। आखिरकार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ संविधान सभा का गठन? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप बनाया। कब से कब तक बना? यानी कि 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा का प्रारूप बना। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को अपनी नियति और भविष्य तय करने का अवसर मिला। कितने साल की शासन? 150 वर्ष अंग्रेजों के शासन के बाद भारतीयों को अपनी संविधान बनाने का अधिकार मिला। इस संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप यानी कि जो उसकी रूपरेखा तैयार किए थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
और जो संविधान सभा था उसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। कितना समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 114 दिन तक प्रारूप समिति पर जो प्रारूप बना था उस पर बहस हुई। कितने दिनों तक? 114 दिन तक। किस पर बहस हुई? प्रारूप पर। अब कुल खर्च कितना लगा? 63,96,729 रुपया लगा। क्या बनाने में? संविधान बनाने में कितना खर्च आया? 63,96,729 रुपया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान बना वो पारित हो गया। इसमें 22 भाग थे। जो संविधान बना भारत का उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी, लेकिन ये अनुसूचियां अब कम हो गई हैं। भारतीय संविधान के लक्षणों में हम लोग पढ़े हैं संघवाद। संघवाद यानी कि भारत कई राज्यों का एक संघ है। संसदीय शासन पद्धति यानी कि भारत का जो शासन पद्धति है वो संसदीय है, यानी कि संसद पर आधारित है। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़े हैं। मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो पांचवा लक्षण है वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? वह राज्य जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। अर्थात जो देश किसी भी धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यही भावना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं मिला है और यहाँ सभी धर्मों को समान आदर किया जाता है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सभी धर्मों का आदर करें, अपने धर्म को बेहतर या विशेष न बताएं, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करें। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और मंदिर मस्जिद बनवाने का पूरा आजादी है। पूरी आजादी के साथ ये लोग अपने अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार शांति पूर्वक कर सकते हैं। और में हम लोग दूसरे चित्रकथा के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के विचारों को थोप दिया जाता है। लेकिन ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जो संख्या में अधिक है वो कम संख्या वाले लोगों पर अपना दबदबा बना के रखेंगे, उन पर अपना अधिकार जताएंगे। दूसरे चित्रकथा में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के विचार को थोपा गया है। दूसरे चित्रकथा में एक गेम हो रहा है जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या अधिक है। अल्पसंख्यक में लड़कियां हैं, बहुसंख्यक में लड़के हैं। और लड़के जो हैं वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लड़कियां जो हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। इसके लिए टीचर जो है हाथ उठवाते हैं, लेकिन लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण जो फुटबॉल का पक्ष है वो जीत जाता है। अंततः फुटबॉल गेम ही होता है। इस तरह जो अल्पसंख्यक लड़कियां हैं उनके विचारों को यहाँ दबा दिया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों के हितों की रक्षा की बात की गई है। देखते हैं दूसरे चित्रकथा में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के विचार को थोपा गया है। लोकतंत्र में संविधान का एक अहम काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी अन्य कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का उपयोग न करे, अर्थात निरंकुशता या दबदबे पर रोक लगाना संविधान का काम है। कहने का मतलब यह है जो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और जो कम शक्तिशाली हैं, संख्या में कम हैं, तो शक्तिशाली लोग कम शक्तिशाली लोगों पर अपना दबदबा नहीं बना सकते, अपनी निरंकुशता उन पर नहीं दिखा सकते। ऐसा संविधान में वर्णित है। सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है? बहुमत की निरंकुशता पर रोक लगाना संविधान का काम है। बहुमत यानी कि जो संख्या में अधिक है, अगर वो निरंकुश काम कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाना संविधान का काम है। जब यह दबदबा एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर होता है तो यह अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। यानी कि एक बड़े समुदाय से दूसरे बड़े समुदाय पर यह दबदबा बनता है तो अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। संविधान के द्वारा
कौन कौन से चीजें हम लोग पढ़े हैं। पहली बात जो है, नागरिक अपने अनुसार देश को चलाते हैं। संविधान के द्वारा नागरिकों को ये अधिकार मिला है कि नागरिक अपने अनुसार देश को चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि देश की राजनीतिक सत्ता तय करना संविधान के अनुसार होता है। हम स्वयं को अपने आप से बचा सकें, ये तीसरी बात है जो संविधान द्वारा तय है। एक चित्र कथा और है जिसमें एक शबनम नाम की लड़की अगले दिन परीक्षा होने के कारण अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं देख पाती है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी कहती है कि आप लोग देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा, अतः आप लोग भी न देखें, और अपने लिए 3 अध्यायों को तैयार कर लेती है। जो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला लक्षण है संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा, चौथा है मौलिक अधिकार। संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्ति का बंटवारा और चौथा है मौलिक अधिकार। इसमें संघवाद का मतलब है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों की मौजूदगी। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार है, फिर राज्यों में राज्य सरकार है और क्षेत्रीय स्तर पे पंचायती व्यवस्था है। तो ये क्या है, संघवाद हो गया। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। इसमें संसदीय शासन पद्धति में जो संसद के सदस्य हैं वो मिलके किसी भी नियम को कानून बनाते हैं और ये जो सदस्य होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है शक्ति का बंटवारा। राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होते हैं, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में उन लोगों का समूह रहता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के काम करते हैं, यानी कि जो कानूनों को लागू करते हैं और जो शासन चलाते हैं वो कार्यपालिका में रहते हैं। न्यायपालिका में न्याय संबंधी जो भी संस्थाएं हैं वो रहती हैं। इसमें हर एक अंग अन्य अंग पर अंकुश रखता है। कौन से अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं जिससे संतुलन बना रहता है। आप देखते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठवां है धार्मिक अधिकार। समानता के अधिकार में देश के सभी लोग कानून की नजर में एक बराबर हैं। जाति धर्म के हिसाब से उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म को मानने के लिए, अपने अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी का शोषण हो रहा है यानी कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो इसके विरुद्ध वो न्यायालय में अपना अपील दायर कर सकते हैं। चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप लोग सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ऐसा अधिकार मिला है देश के नागरिकों को। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मिला है, यानी कि शिक्षा का अधिकार और संस्कृति, अपने संस्कृति की रक्षा एवं शिक्षा के विकास का अधिकार भी देश के नागरिकों को मिला है। और धार्मिक अधिकार भी मिला है। धार्मिक अधिकार मतलब हर नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हर नागरिक अपने धर्म को अपने तरीके से मना सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से मना सकता है। मौलिक अधिकारों के बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य निम्न है। पहला है संविधान के नियमों का पालन करना तथा उसके द्वारा स्थापित लोकतंत्र की रक्षा करना। ये क्या है, पहला कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है, भारतीय नागरिकों को संविधान में कुछ कर्तव्यों का वर्णन है। पहला कर्तव्य है संविधान में संविधान के नियमों का पालन करना तथा उसके द्वारा स्थापित लोकतंत्र की रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा कर्तव्य क्या है,
देश में एकता बनाए रखना, देश की एकता और अखंडता को अछूट बनाए रखना तीसरा कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है विदेशी हमलों से देश की सुरक्षा में अपना सहयोग करना। भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में चौथा कर्तव्य है विदेशी हमलों से देश की सुरक्षा में अपना सहयोग करना। पांचवा है अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना, जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं उसको सुरक्षित रखना है हमारा पांचवा कर्तव्य है। छठा है देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी कि जो सब जिस पर पूरे देश का अधिकार है, जो उसको अपना समझ के हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सातवां है वनों, नदियों, वन्य जीवों आदि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है देश को प्रगति की राह पर ले जाने में सहयोग करना। नौवां जो कर्तव्य है भाईचारे की भावना का विकास करना, भेदभाव, बैर भाव और दंगे को रोकना। 10वां जो कर्तव्य है देश के नागरिकों का देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इस तरह से भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिनको हमें याद रखना चाहिए।